नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर पर। मित्रों, हमारे चैनल पर चैप्टर चल रहा था भारतीय संविधान की विकास की पृष्ठभूमि, जिसमें ताज के शासन के अंतर्गत चल रहा था हमारा, जो कल हमने 1892 का भारत शासन अधिनियम पढ़ लिया था। और आज का हमारा चैप्टर है भारत शासन अधिनियम, और जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यानी आज का हमारा चैप्टर है 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और अब इसे वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से क्यों जाना जाता है मित्रों, तो देखिए, क्योंकि उस समय जो भारत का सचिव था वो तो था मार्ले, और वाइसराय था वो था मिंटो। तो भारत का सचिव मार्ले और वाइसराय मिंटो था, इसलिए इस भारत शासन अधिनियम 1909 को जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और नोट करते रहेगा, और एक एक बिंदु को पूरा देखिएगा, और वीडियो को जो है बीच में नहीं छोड़ना, आपको पूरा देखना है ताकि एक एक बिंदु आपके समझ में आ सके। इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या थे वो मित्रों देखना कि भाई, पहला प्रावधान ये था, मुसलमानों के लिए पृथक तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यानी जब ये भारत शासन अधिनियम 1909 आया तो इसमें मुसलमानों के लिए पृथक एवं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसीलिए तो जो भारत शासन अधिनियम 1909 को जो और मार्ले मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। दूसरा प्रावधान ये था, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद तथा भारत परिषद में पहली बार भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी और भारत परिषद में थी, उन दोनों में पहली बार भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1909 में की कार्यकारिणी परिषद में चुने गए थे। अब प्रश्न ये उठता है कि वह कौन से प्रथम व्यक्ति थे जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य चुने गए थे। वो कौन से भारतीय व्यक्ति थे, तो उसका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। तीसरा प्रावधान पढ़ने से पूर्व मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और आपके लिए उपयोगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो वो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, सब आपकी सेवाओं के लिए हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, और अपना दोस्तों में शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगला है मित्रों, सदस्यों को जो है विस्तार से प्रश्न पूछने तथा बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया था। फिर भारत शासन अधिनियम 1909 में पहली बार सदस्यों को प्रश्न पूछने और विचार करने का जो है अधिकार दिया गया था। और प्रत्येक प्रांत में मुसलमानों के लिए 5 स्थान सुरक्षित कर दिए गए। उसके बावजूद सामान्य निर्वाचन क्षेत्र पर भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो सकते थे। अब सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए जो भारत परिषद अधिनियम 1909 में प्रत्येक प्रांत में मुसलमानों के लिए 5 स्थान सुरक्षित कर दिए गए। इसके बावजूद सामान्य निर्वाचन क्षेत्र पर भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो सकते थे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अगर मुस्लिम, और इसमें जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी थी। अगर मुस्लिम मतदाता हैं तो उसे भू राजस्व के रूप में 750 रुपये वार्षिक अंग्रेजों को देने होते थे, और अगर हिंदू मतदाता हैं तो उसको 3000 रुपये जो देने पड़ते थे। यही से जो है अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति प्रारंभ हुई थी। कब? 1909 में।
अब हुआ यूँ कि जो अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचन प्रणाली थी उसमें किस किस को वोट देने का यानी मत देने का अधिकार रखा गया था। यानी मुसलमानों के अंदर उस मुस्लिम को वोट देने का मत देने का अधिकार था जो अपने भू राजस्व का 750 रुपये वार्षिक अंग्रेजों को दे, और अगर हिंदू मतदाता है तो उसको 3000 रुपये अंग्रेजों को देने पड़ते थे। इस प्रकार ये फूट डालो राज करो नीति को अपना दिया गया था। अगला था, तो इस प्रकार जो है भारत में भारत परिषद अधिनियम 1909 के ये मुख्य प्रावधान थे, जिसको जो है मार्ले मिंटो, जिसको है मार्ले और मिंटो के नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार जाता है। यानी भारत शासन अधिनियम 1919 हम पढ़ रहे हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 हम पढ़ रहे हैं, जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब इसके जो है मुख्य प्रावधान क्या थे वो देखिए। पहला प्रावधान ये था कि भाई, प्रावधान पढ़ने से पूर्व एक चीज़ और देख लेना, 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेस्क्यू घोषणा हुई, जिसे 1919 में अधिनियम की प्रस्तावना कहा गया। यानी 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना किसे कहा जाता है, तो एक मॉन्टेस्क्यू ने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की, जिसे 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना कहा जाता है। अब इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे, तो केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन बनाए गए थे। अब जो केंद्रीय विधानमंडल थी उसमें 2 सदन बना दिए गए थे। तो मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर में। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन बनाए गए, और 2 सदन बनाए गए थे, जिसमें पहला तो था विधानसभा, जिसे वर्तमान में लोकसभा कहा जाता है। पहला तो था विधानसभा, जिसको वर्तमान में लोकसभा कहा जाता है। दूसरा था राज्य परिषद। क्या थी? राज्य परिषद, जिसे वर्तमान में राज्यसभा कहा जाता है। यानी केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन बनाए गए थे भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत। तो पहला प्रावधान ये रखा गया था कि केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन बनाए गए थे, पहला विधानसभा, दूसरा राज्य परिषद। विधानसभा वर्तमान में लोकसभा है और राज्य परिषद को वर्तमान में राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा था, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। और फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत थी, अब जो है 1909 तक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी, अब जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1919 में की गई थी। महिलाओं को मताधिकार भी दिया गया था, और जो महिलाएं थी उनको मताधिकार भी दिया गया था। और फिर केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट के से अलग कर दिया गया था। अब पहले केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट दोनों एक ही थे, अब केंद्रीय बजट को जो है प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया था। लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान इसमें किया गया था। फिर नई बात ये थी कि इसमें नरेश मंडलों की स्थापना की गई थी, नरेश मंडल की इसमें स्थापना की गई थी। फिर 8वां था प्रावधान, साइमन कमीशन की जो है गठन का आधार यही अधिनियम था। जो भारत में साइमन कमीशन आया था, लाला लाजपत राय की उसमें मृत्यु हुई थी, उसका ही प्रमुख आधार भी यही था। अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 ही था। प्रांतों में ऋण लेने व कर लगाने का अधिकार मिला। अब जो प्रांत थे, पहले प्रांतों को ऋण लेने और कर लगाने का अधिकार नहीं था, वो भी अब उसको दे दिया गया था। इस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1919 के जो है मुख्य प्रावधान ये रखे गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या इसमें प्रावधान थे। अब इसमें मुख्य बात ये है, नोट करने योग्य बात है, इसमें मुख्य बात क्या है कि प्रांतों में द्वैध शासन की जो है व्यवस्था क्या थी। तो प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब होता है प्रांतीय शासन को 2 प्रकार के लोगों में बांट देना, 2 प्रकार के लोगों में बांट देना, ये उसकी मुख्य बात थी। पहला गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी। जो पहला तो था
जो गवर्नर के अंदर और उसकी कार्यकारिणी के अंदर बांट देना। दूसरा, विधान परिषदों के द्वारा निर्वाचित प्रांतों के मंत्रियों के द्वारा, यानी पहला तो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी में, दूसरा विधान परिषदों के द्वारा निर्वाचित प्रांतों के मंत्रियों में, इस प्रांतों में द्वैध शासन को बांट दिया गया था। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। ये दोनों ही अलग अलग प्रकृति के शासक थे। अब जो दोनों ही अलग अलग प्रकार प्रकृति के शासक थे और इसलिए जो है गवर्नर के पास में जो महत्वपूर्ण विषय रखे गए थे उन्हें रक्षित विषय कहा गया था। अब जो गवर्नर के पास में जो महत्वपूर्ण विषय रखे गए थे उन विषयों का नाम दिया गया था रक्षित विषय, और जो मंत्रियों को सौंपे गए उन्हें हस्तांतरित विषय कहा गया था। यानी 1919 के अंदर दो विषय, जो केंद्रीय प्रांतों के अंदर द्वैध शासन था उसको भी दो भागों में रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जो विषय गवर्नर के पास थे उसे जो है रक्षित विषय कहा गया और जो विषय मंत्रियों के पास थे उसे हस्तांतरित विषय कहा गया था। और इसी को दोहरा शासन या द्वैध शासन नाम दिया गया था। इसी को जो है दोहरा शासन और द्वैध शासन का नाम दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर राजस्थान जीके बाई SG सर पर। अब 1 अप्रैल 1921 से 8 प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुई थी। अब 1 अप्रैल 1921 से जो भारत में 8 प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुई थी और वर्तमान में संसद का 2 सदनात्मक बनाया गया जो 1919 के अधिनियम से ही प्रभावित है। अब वर्तमान हमारा जो संसद द्विसदनात्मक संसद है वो 1919 का ही जो अधिनियम का ही से ही प्रभावित है। अगला है कि भाई नरेश मंडल की स्थापना। अब ये नरेश मंडल की स्थापना क्या थी उसको हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। नरेश मंडल की स्थापना, तो नरेश मंडल की पहली बात तो स्थापना कब की गई, तो याद रखना नरेश मंडल की स्थापना फरवरी 1921 में जो है की गई थी। यानी नरेश मंडल की स्थापना फरवरी 1921 में जो ये अस्तित्व आई थी और इसमें कुल 121 देशी रियासतें सम्मिलित थी। नरेश मंडल में कुल कितनी देशी रियासतें सम्मिलित थी? 121 देशी रियासतें सम्मिलित थी। देखो इधर देखो, यहाँ पर आप नोट करना 1921 में नरेश मंडल की स्थापना की गई थी और नरेश मंडल में जो कितनी देशी रियासतें थी तो केवल 9 को हटा देना, आपके उत्तर आ जाएगा 121 देशी रियासतें। यानी 1921 में तो फरवरी 1921 में नरेश मंडल अस्तित्व में आया और 9 आप हटा दोगे 1921 में से तो पीछे बचेगा 121, तो 121 देशी रियासतें थी। अब नरेश मंडल का जो मुख्यालय रखा गया था दिल्ली, कहाँ पर रखा गया था? दिल्ली के अंदर जो नरेश मंडल का मुख्यालय रखा गया था और अध्यक्ष बनाया गया था वायसराय को। जो उस समय वायसराय थे, वायसराय को जो है नरेश मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। और अब कार्य, देशी नरेश मंडल के कार्य क्या क्या थे वो देखिए। देशी रियासतों के मामलों में जो है वायसराय को परामर्श देता था। पहला कार्य ये था, मुख्य कार्य ये था कि जो देशी नरेश मंडल था वो क्या करता था कि भाई देशी रियासतों के मामले में वायसराय को परामर्श देना। वायसराय को परामर्श यानी सलाह देना देशी जो रियासतों के मामले में। तो ये तो था नरेश मंडल की स्थापना। कब हुई थी? 1921 फरवरी 1921 में। कितने जो सदस्य थी तो 121 देशी रियासतें इसके सदस्य थे और नरेश मंडल का मुख्यालय कहाँ था? दिल्ली में। अध्यक्ष कौन होता था? वायसराय। और कार्य क्या था? देशी रियासतों के मामले में वायसराय को परामर्श देना। आगे है हमारा साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? तो मित्रों देखना कि भाई साइमन कमीशन के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो देखो साइमन कमीशन क्या था मित्रों। साइमन कमीशन पढ़ने से पूर्व अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि भाई एक बार सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और जो है लाइक करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें। साइमन कमीशन ब्रिटेन में एक शाही कमीशन का गठन हुआ। अब साइमन कमीशन क्या था? देखो तो ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ था? एक शाही कमीशन जो कमीशन का गठन हुआ जिसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे जो 1928 में भारत में आया। कब आया? 1928 में भारत में आया
और भारत में इसका विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। अब साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। और लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण, अब लाला लाजपत राय ने जो साइमन कमीशन का विरोध किया था और साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण ही पुलिस द्वारा लाठियों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के द्वारा जो है लाठियों से पीटकर जो है लाला लाजपत राय की हत्या कर दी थी। आदेश किसने दिया था? तो सैंडर्स नामक अंग्रेजी अधिकारी ने आदेश दिया था लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाने का। अब इम्पोर्टेंट बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि बाद में यही शासन जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1935 के एक्ट का मुख्य आधार बनी थी। बाद में जो 1935 का मुख्य एक्ट आया, हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे 1935 का जो मुख्य एक्ट आया था, बाद में यही जो साइमन कमीशन है उस एक्ट का मुख्य आधार बनी थी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है एन श्रीवास्तव ने 1919 के एक्ट के बारे में क्या कहा। अब जो एन श्रीवास्तव है उन्होंने 1919 के एक्ट के बारे में क्या कहा था? तो देखिए, उन्होंने 1919 के एक्ट के बारे में कहा था कि भाई यह एक जो नौकरशाही का अंत है। यह क्या है? नौकरशाही का अंत है और प्रतिनिधित्वात्मक शासन की शुरुआत है। अब प्रश्न पूछ ले कि यह कथन किसका है कि यह नौकरशाही का अंत है और प्रतिनिधित्वात्मक शासन की शुरुआत है, तो ध्यान रखना एन श्रीनिवास के जो का कथन है, एन श्रीनिवास ने ही ये कहा था कि यह नौकरशाही का अंत और प्रतिनिधित्वात्मक शासन की शुरुआत है। ये नौकरशाही का अंत और प्रतिनिधित्वात्मक शासन की शुरुआत है। ये किसने कहा था? एन श्रीनिवास ने कहा था। किसने कहा था? एन श्रीनिवास ने कहा था। और किसके बारे में कहा था? 1919 के एक्ट के बारे में कहा था। 1919 के एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगला है श्वेत पत्र व्हाइट पेपर का संबंध है। जो अगला प्रश्न है कि भाई श्वेत पत्र व्हाइट पेपर का संबंध वो किससे है? तो वो 1933 के एक्ट से है। श्वेत पत्र व्हाइट पेपर का संबंध किससे है? वो 1933 के एक्ट से है। तो मित्रों, बस आज तक हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे वाले वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है और क्या क्या उसके प्रावधान है। फिर बाद में 1947 के जो मुख्य प्रावधान भी हम जो है पढ़ेंगे। थोड़ा वो अगला वाला वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बाकी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अब हम आगे वाले वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए भारत शासन अधिनियम 1935। तो बने रहे यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।